आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बैटल ऑफ इवो जिमा वॉज फॉट इन विच कंट्री? बैटल ऑफ इवो जिमा जो है वो कहां पर लड़ी गई थी और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें यहां पर इन्वॉल्व थे? अगर आपको ये भी पता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ पर एसोसिएटेड हैं उनके बारे में मैं आज से आपके साथ इस सेशन में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बुक है उसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लिटरल जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो याद रखना है 1991 के बाद की जो पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है उसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 1991 ही क्यों, है ना, 1992 क्यों नहीं, 1993 क्यों नहीं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1991 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पीरियड पर यूएसएसआर जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 15 कंट्रीज आपको देखने को मिलती थी, उसका डिसोल्यूशन यहां पर हुआ। मतलब आप ये मान सकते हैं कि वो टूट गया और उससे 15 कंट्रीज जो हैं वो आपको इमर्ज होती हुई, इंडिपेंडेंट होती हुई यहां पर दिखाई देंगी। तो उसके बाद के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहां पर कंसीडर करते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर है क्या, ठीक है? क्योंकि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर यहां पर था वो खत्म हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वॉर क्या है, क्योंकि अगर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हो तो कोल्ड वॉर को एंड कैसे किया गया या कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में यहाँ पर लड़ा गया। एक तरफ आपको एक्सेस पावर देखने को मिलेंगे, एक तरफ आपको एलाइड पावर्स देखने को मिलेंगे। एक्सेस पावर में अगर आप देखोगे तो तीन कंट्रीज हैं गाइस। एक तरफ अगर आप देखते हैं तो जर्मनी है, जापान है, इटली है। एलाइड फोर्सेस में अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर है, यूएसए है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। फाइनली जो है वो एलाइड फोर्सेस ने एक्सेस पावर्स को यहाँ पर हरा दिया और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो मेनली एक पावर के रूप में यहाँ पर इमर्ज हो रही थी वो यहाँ पर खत्म हो गई और केवल यहाँ पर ये जो ऊपर की कंट्रीज देखने को मिलती है इन्हीं का डोमिनेंस यहाँ पर रहा। और इनमें भी अगर हम देखेंगे तो दो पर्टिकुलर कंट्रीज जो है वो सुपर पावर के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुई, जिनके बीच में आपको कंपटीशन, टेंशन और कन्फ्रंटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कोल्ड वॉर की यहाँ पर शुरुआत होगी। तो यहाँ पर ये जो दो पर्टिकुलर सुपर पावर कंट्रीज आपको इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है ये कौन कौन है? एक तरफ अगर आप देखोगे तो वो यूएसएसआर है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वो आपको यूएसए जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों कंट्रीज का अपना अपना रोल था, इनके अपने अपने जो है वो इंटरेस्ट थे जिन्हें ये फुलफिल कर रहे थे। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली जो फोटो आपको देखने को मिल रही है ये आपको देखने को मिलेगी जापान, जहां पर यूएस की फोर्सेस यूएस का झंडा यहां पर गाड़ रहे हैं कि भैया हम तो जीत गए हैं। ये जो बैटल आपको देखने को मिलेगी ये बैटल ही क्या कहलाती थी, इसे ही हम बैटल ऑफ इवो जिमा यहां पर कहते थे, जो कि जापान में यहां पर लड़ा गया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये यूएसएसआर का फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है, मेनली ये जर्मनी में है। जर्मनी में अगर आप देखोगे तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसे रिस्टैग कहते हैं, वहां पर यूएसएसआर के फ्लैग को यहाँ पर फैलाया जा रहा है। तो दोनों कंट्रीज ये क्लेम कर रही हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में जो जीत मिली है वो यूएसए कह रहा है कि हमारी वजह से मिली है और यूएसएसआर कह रहा है कि हमारी वजह से मिल रही है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता है, एक पता है हिरोशिमा और एक पता है नागासाकी। हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब यहाँ पर गिराया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसे बोलते हैं लिटिल बॉय। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उसे बोलते हैं फैट मैन। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब ये बॉम्ब यहाँ पर गिराए गए फिर उसके बाद जापान ने और दूसरी जो यहाँ पर एक्सिस पावर्स आपको देखने को मिलती है उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से आपका जो ये वर्ल्ड वॉर है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखने को मिलता है। अब यूएसए यहां पर इन्वॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए जो है ना वर्ल्ड वॉर वन में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, वर्ल्ड वॉर टू में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन 1941 में अगर आप देखोगे तो जापान ने इनके एक हार्बर के ऊपर जो है वो अटैक किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पर्ल हार्बर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। इसके ऊपर अटैक हुआ था 1945 में
उसके बाद यूएसए जो है वो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगा। यूएस के एक प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन साहब, तो ट्रूमैन साहब की एक डॉक्ट्रिन भी आपको देखने को मिलती है। इनका मानना ये था कि हम ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, मेनली जो यहाँ पर ये फासिस्ट फोर्सेस आपको देखने को मिल रही है, जर्मनी की जो कम्युनिज्म आपकी आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है, हम इसको ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी यूएसए यहाँ पर फॉलो करता था, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर होगा। तो हैरी ट्रूमैन जो है वो नहीं चाहते थे कि ये जर्मनी की जो आइडियोलॉजी है, जो हिटलर की आइडियोलॉजी है, वो बहुत सारी कंट्रीज तक यहाँ पर पहुंचे और दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाए। तो इसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कोल्ड वॉर वगैरह जो है आपको देखने को मिला, वो सब तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये जो यूएस ने यहाँ पर ये अटैक किया था है ना, उसको लेकर डिबेट लोग करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यहाँ पर गिराने चाहिए थे या नहीं गिराने चाहिए थे, क्योंकि इतिहास में केवल एक ही कंट्री है जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ और उसका नाम क्या है, उसका नाम है जापान। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सही था, ये गलत था, तो उनके बीच में जो है वो यहाँ पर डिबेट है। तो मेरा कहना है हाई किड्स, मैं इनके दोनों तरीके के पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यहाँ पर ये है, जो लोग सपोर्ट करते हैं कि बॉम्ब गिरा दिया, वो लोग ये बोलते हैं कि बॉम्ब गिरा दिया, वॉर खत्म हो गया और ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिली। जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं गलत हुआ, हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो लोग ये मानते हैं कि जापान तो वैसे भी हारने वाला था, तो आपको उसके ऊपर अटैक करने की यहाँ पर क्या जरूरत थी। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि यूएसए ये दिखाना चाहता था कि भाई यूएसएसआर को कहीं कोई एडवांटेज ना मिल जाए, तो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए, तो अब सब लोग हमें ही सपोर्ट करेंगे, हमें जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर मानेंगे। तो ये इस तरीके से डिबेट वगैरह यहाँ पर होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो उसकी वजह से उस कंट्री की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप एक बार इमेजिन करिए, इमेजिन करने से आपको डर लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहां से हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। तो कोल्ड वॉर जो है वो दो कंट्रीज के बीच में है, या दो ग्रुप्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो दुनिया कैसी होगी, बाइपोलर हो गई। बाइपोलर मतलब जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि दुनिया में दो पोल्स है। जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं वो यूएसए को कर लो, जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं वो यूएसएसआर को कर लो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इनकी आइडियोलॉजीज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को यहाँ पर फॉलो करता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई या फिर डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई है ना, या फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे। और जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो सामने वाले को ये पता रहेगा कि भाई अगर हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो ये भी हमारे ऊपर अटैक करेगा और इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा कि हम दोनों लोग इस वॉर को इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस या फिर न्यूक्लियर डिटरेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर है ना। इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो यूएस के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो जो यहाँ पर ग्रुप बने हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर, साउथ कोरिया यहाँ पर आपको यूएसए में देखने को मिल रहा है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई हो रही है। तो इसकी में सपोर्ट करने नॉर्थ कोरिया को कौन आ गया, यूएसएसआर आ गया, साउथ कोरिया को कौन आ गया, यूएसए आ गया, है ना। पीछे से मार मार मार, एक थप्पड़ मार, अरे तू भी मार एक थप्पड़। तो इस तरीके का लॉजिक जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गाइस एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर है। ये टेंशन, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन ये कीवर्ड है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, यू हैव टू एंटर दीस की टर्म्स, कि टेंशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई फुल स्केल वॉर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो यूएस का अलायंस है, उन्होंने अपना एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया, ठीक है, मेनली जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज हैं, इनको बोलते हैं नाटो मेंबर्स। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन अप्रैल 1949 में हुआ था। लेटेस्ट में अभी 32 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप ये सेशन मेरा देख रहे हो, क्योंकि अभी लेटेस्ट में फिनलैंड और स्वीडन ने यहाँ पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद इसी के रिटेलिएशन में 1955 में वॉर्सो पैक्ट जो है वो यहाँ पर यूएसएसआर ने बनाया। यूएसएसआर ने जो वॉर्सो पैक्ट बनाया वो केवल नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया। ठीक है, जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वॉर्सो भी जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। कमेंट सेक्शन में बताएंगे वॉर्सो कौन सी कंट्री की कैपिटल आपको देखने को मिलती है। नेटो के ही एक्सटेंशन के लिए अगर आप देखोगे तो सेंटो और सीएटो आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कहते हैं सेंडो का फाउंडेशन जो है वो 1955 में हुआ था, जिसे हम बगदाद पैक्ट बोलते थे। और सीएटो का फाउंडेशन जो है वो 1954 में देखने को मिलेगा, जिसे पाकिस्तान ने यहाँ पर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं रेड कलर में वार्सो पैक्ट की कंट्रीज हैं, येलो कलर में नाटो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लोग बीच में भी हैं जो यहाँ पर क्या है बीच के है ना कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्रीज के भी बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है गाइस आपको एक क्लियर कट आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है, कौन कौन से डायमेंशन आपको यहाँ पर कवर करने हैं। आप हमारे कोर्सेज जो हैं वो जरूर विजिट करें। ठीक है, हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे। और अगर आप किसी भी कोर्स में जो है वो यहाँ पर इनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल ना भूले, उसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, हमारे और आपके बीच का बॉन्ड, ये मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।